हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज से हम कवर कर रहे हैं इनकम टैक्स का न्यू टॉपिक, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इसे शॉर्ट में पीजीबी बोलते हैं। इसमें जनरली सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 44 डीबी के पार्ट कवर हो सकते हैं, लेकिन देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर कर लेंगे, तो एक ही वीडियो में सारे सेक्शन तो हो नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले बिजनेस की मीनिंग देखेंगे आज, फिर प्रोफेशन की मीनिंग देखेंगे, फिर सेक्शन 28 का पार्ट आज कवर कर लेंगे, जो कि एक चार्जिंग सेक्शन है, जिसके थ्रू पता चल जाता है कि कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी का पार्ट बनेगी। ठीक है, फिर अगले जो भी सेक्शन आएंगे वो अगली वीडियोज़ में धीरे धीरे करके कवर होते जाएंगे। अब देखिए, मानिए कि आप एक बिज़नेस करते हैं, जनरली गुड्स में डील कर रहे हैं, तो गुड्स को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं। आप इनकम को क्रिएट कर रहे हो, एक्सपेंसेस को क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो। जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट वो आप फॉलो कर रहे हो। उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो भी बिलिंग है, सोर्स डॉक्यूमेंट है, वाउचर है, उसके बेसिस पे आपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया और आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट निकल के आ गया। इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को आप बुक प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बुक प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। लेकिन देखिए, जो एक्सपेंसेस आपने डेबिट किए होंगे, ज़रूरी नहीं कि वो सारे के सारे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अलाउ हो रखे हों। तो जो टैक्सेबल प्रॉफिट निकलेगा वो अलग निकलता है, जो कि इनकम टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, सेक्शन 30 से लेके 37(1) आता है, 30 to 37(1), इनकी डिडक्शन मिलती है। तो एक स्पेसिफिक डिडक्शन मिलती है एक्सपेंसेस की, तो वही जनरली आपको अलाउ हो रखी होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए, अगर आपने डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग चार्ज किया, तो मान के चलिए आपने एसएलएम बेसिस पे ले लिया और आपने 1 लाख डेप्रिसिएशन निकाल लिया, जिससे आपका प्रॉफिट कम दिख रहा है। लेकिन अगर आप टैक्सेबल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देखते तो डब्ल्यू भी लगता है, और वो जो मशीन की बात कर रहे हैं या जो फिक्स एसेट की बात कर रहे हैं, उस पर डेप्रिसिएशन मान के चलिए कि 15% लग रहा है। तो उस बेसिस पे जो डब्ल्यू बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगता है, तो वो सिर्फ 60,000 ही लगता। तो आपने 40,000 का खर्चा ज़्यादा चार्ज कर दिया, तो आपका प्रॉफिट कम दिख रहा है, तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। इसके बेसिस पे तो ये गलत हो जाएगा। तो टैक्सेबल प्रॉफिट के बेसिस पे आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन 60 ही दिखाना पड़ेगा। तो जो आपने 40,000 खर्चा ज़्यादा ले रखा है, तो उसको वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और आपका प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, और उसके बेसिस पे आपको टैक्स भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए हम क्या बोलेंगे, टैक्सेबल प्रॉफिट की जब भी बात करते हैं तो इनकम टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो कि आगे आपको बहुत सारे सेक्शन पता चलेंगे। पर सबसे पहले हम क्या कवर कर रहे हैं, बिजनेस का पार्ट, फिर प्रोफेशन का पार्ट। तो देखिए, बिजनेस का सेक्शन दे रखा है सेक्शन 2 सब सेक्शन 13। देखिए क्या बोल रहा है, बिजनेस इंक्लूड्स एनी टीसीएम, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर। ट्रेड का मतलब क्या हो गया, वही गुड्स को खरीदना बेचना जिसके थ्रू आप प्रॉफिट कमा रहे हो। कॉमर्स का मतलब क्या हो गया, ट्रेड और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़। देखिए, कॉमर्स में जनरली मैं दो पार्ट में बोलता हूँ, ट्रेड और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़। जब आप गुड्स को खरीदोगे बेचोगे, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, मतलब ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी इसमें आ गई कि आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, आपने गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा होगा, आपको बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए क्योंकि आपको गुड्स का पेमेंट करना है। जिस भी सप्लायर से आपने माल खरीदा है, जिसको बेचा है, वो सामने वाला आपको पेमेंट करेगा, आपके पास रिसिप्ट आएगी, तो बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटी चाहिए। तो ये सारा पार्ट किस में आ जाएगा, कॉमर्स में। जनरली लोग कॉमर्स को क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल ऑफ ट्रेड, क्योंकि आपकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, अलग अलग यूनिट्स है, तो आपको कम्युनिकेट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, बैंकिंग फैसिलिटी यूज़ करनी है, इंश्योरेंस फैसिलिटी यूज़ करनी है, तो वो सारा पार्ट कॉमर्स में आ जाता है। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या हो गया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे रॉ मटेरियल हो गया, जैसे लकड़ी हो गई, तो उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो किस में, फर्नीचर में। इस तरीके से आप देख सकते हो। आपने देखा होगा मोबाइल बनते हैं तो कंपोनेंट होते हैं, उनको एक साथ क्या कर दिया, असेंबल कर दिया, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हो गया। देखिए, कोई प्रोसेस छोटा हो बड़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक प्रोसेस का पार्ट होना चाहिए। जैसे मैंने क्या बताया कि दूध को फाड़ के पनीर बना दिया, तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, छोटा सा, लेकिन वो भी मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा अगर, सीधी सी बात है, आपका वो बिजनेस है। ठीक है, तो बिजनेस इंक्लूड एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर, और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। तो देखिए, यहाँ पे एडवेंचर का मतलब कोई ये मज़ा या एंटरटेनमेंट नहीं है। यहाँ पे जनरली बोल रहा है रिस्कीनेस, जो कि किससे रिलेटेड है, किसी पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड यानी व्यापार से रिलेटेड, कॉमर्स यानी वाणिज्य से रिलेटेड, या मैन्युफैक्चर यानी निर्माण से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ कि मैंने बाहर से, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वहाँ से अफीम लेके आया और इंडिया में आके बेच दिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, खरीद के बेच रहा हूँ, बाइंग और सेलिंग का पार्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो रिस्कीनेस वाला पार्ट हो गया, तो इसमें इलीगलिटी का पार्ट आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, बिजनेस में लीगल इलीगल कुछ नहीं होता। एक तरीके से हम क्या बोलेंगे, वो पीजीपीपी का पार्ट बन जाएगा, लीगल भी हो चाहे इलीगल भी हो। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, चाहे मैंने पिछले साल के दौरान एक दिन में ये काम किया है, तो मेरे इलीगल बिजनेस के फॉर्म में आ जाएगा कि मैंने बाहर से अफीम लेके आया और यहाँ पे आके बेच दिया।
ऐसे हो गया। अगर मैंने एक्सचेंज कर दिया तो वो भी जनरली इसमें आ जाएगा, क्योंकि कॉमर्स में जनरली क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मैंने आपको बता दिया ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, कम्युनिकेशन, तो अगर मैं इसका भी यूज़ कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर रिस्क वाले बिजनेस में तो वो भी इसमें आ जाएगा। मैं बाहर से कोई रॉ मटेरियल लेके आ रहा हूँ जो कि इंडिया में इलीगल है और यहाँ पे आके बना रहा हूँ तो वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि देखिए मैं कोई स्पेकुलेशन का पार्ट, देखिए स्पेकुलेशन कोई है ना इलीगल नहीं है, मैं इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बोलता हूँ, जो कि आगे मैंने कवर कर रखा है बस इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन नाम से। तो इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन भी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम में आ जाता है। जैसे मान के चलिए कि उसमें क्या होता है, एक फ्यूचर डेट पे बिजनेस ट्रांजेक्शन को सेटल किया जाता है लेकिन गुड्स की डिलीवरी नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि बी नाम का एक पर्सन है, वो ए को क्या बोल रहा है कि मैं आपको अपना जो मेरा सिल्वर का पार्ट है, सिल्वर जो भी है, तो वो 10 केजी बेचने के लिए तैयार हूँ। कितने के हिसाब से, 20,000 रुपीज़ के हिसाब से बेचने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसकी जो डिलीवरी होगी वो कब होगी, 3 महीने बाद होगी। ए को ऐसा बोल दिया 3 महीने बाद होगी। अब 3 महीने गुजर गए, ए ने उसको ख़रीद लिया और ए ने बाद में उसको क्या कर दिया, बेच दिया कितने में, 25,000 में। अब 3 महीने बाद जो भी प्राइस चल रही थी 22, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था बी ने किया था। बी ने क्या बोला था कि मैं सिल्वर आपको 10 kg 20,000 रुपीज़ के हिसाब से बेच दूंगा। तो ए कितने में खरीदेगा, 20। चाहे मार्केट में 22 भी प्राइस चल रही होगी लेकिन ए तो 20 में ही खरीदेगा, तो ए का फ़ायदा हो जाएगा और ए बाद में उसको 25,000 में बेच देगा। लेकिन ये सिंपल पार्ट हो गया बिजनेस का, क्योंकि यहाँ पे गुड्स की डिलीवरी हुई है, सिल्वर की डिलीवरी हुई है। अब वापस से एग्जाम्पल सोचिए कि अगर सिल्वर की डिलीवरी नहीं होती, सिल्वर की डिलीवरी नहीं होती और सीधी सी बात है प्राइस का डिफरेंस देखा जाता और उसके थ्रू सेटलमेंट होता। कैसे, जैसे 20,000 रुपये पर केजी के हिसाब से बी ने ए के साथ एग्रीमेंट कर दिया कि 3 महीने बाद जनरली क्या होगा, 20,000 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचूंगा। लेकिन अगर प्राइसेस क्या हो जाएंगी, जैसे बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, तो प्राइस के डिफरेंस को ही देखा जाएगा, गुड्स की डिलीवरी नहीं की जाएगी। तो वो स्पेकुलेशन का पार्ट आ गया, क्योंकि यहाँ पे बी ए को सिल्वर नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही प्राइस का डिफरेंशिएट हो गया तो उसके बेसिस पे एक को प्रॉफिट हो रहा है, एक को लॉस हो रहा है। जैसे मान के चलिए कि प्राइस कितनी हो गई, 3 महीने बाद 22,000 की हो गई, तो यहाँ पे बी को लॉस हो जाएगा, क्योंकि बी ने ए के साथ एग्रीमेंट कितने में किया है, 20 भी किया है। तो जो 2,000 का लॉस हो रहा है पर केजी का इंटू 10 kg के हिसाब से 20,000, तो बी ए को पे कर देगा और ए के लिए क्या हो जाएगा, फ़ायदा। तो ए के लिए स्पेकुलेशन की इनकम हो जाएगी और बी के लिए स्पेकुलेशन का लॉस हो जाएगा। वैसे तो आगे कहीं ना कहीं ये कवर आएगा, जैसे आपका सेट ऑफ का पार्ट आता है तो उसमें जनरली आपको पता है कि स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, आपने कहीं ना कहीं टैक्सेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, वैसे ही मान के चलिए कि अगर 20,000 की जगह 19,000 प्राइस हो जाती तो बी ए को कितने में बेचता, 20,000 में। अब चाहे 19,000 भी प्राइस हो गई तो ए को तो 20,000 में ही खरीदना पड़ता, तो इसका मतलब प्राइस का डिफरेंस जो 1,000 रुपीज़ का पार्ट है वो बी का फ़ायदा हो गया। तो 1,000 इंटू 10 के हिसाब से बी का फ़ायदा हो गया 10,000 रुपीज़। तो इस बार ए बी को पेमेंट करेगा। ठीक है, बी के पास आएंगे तो बी के लिए इनकम बन जाएगा और ए के लिए लॉस का पार्ट बन जाएगा, पर किसका, स्पेकुलेशन का। लेकिन ये बिजनेस और प्रोफेशन में आ जाता है। लेकिन इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, जैसे मान के चलिए गैम्बलिंग हो गया। गैम्बलिंग में क्या होता है, जैसे हॉर्स रेस हो गई, लॉटरी हो गई, आपको पता है कैजुअल इनकम में आता है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगा। किसका बनेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। तो जनरली स्पेसिफिक पार्ट अगर आपको दे रखा है कि वो अलग अलग पार्ट में आएगा, कहने का मतलब अलग अलग हेड में आएगा, तो उसी में लीजिए। आपको प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें नॉर्मल बिजनेस का पार्ट लीजिए और स्पेकुलेशन का पार्ट लीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर इलीगल बिजनेस है तो वो भी ले लीजिए। इलीगल बिजनेस पे टैक्सेबिलिटी का पार्ट अलग से बनेगा, लेकिन इसमें आ तो रहा है। लेकिन गैम्बलिंग की बात कर रहे हो, हॉर्स रेस की, लॉटरी की, तो वो किस में बनेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। जैसे देखिए एक और एग्जांपल, अगर आप प्रॉपर्टी क्या करते हो, किराए पे देने का काम करते हो हाउस प्रॉपर्टी को, तो वो किस में आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, क्योंकि उसका अलग से हेड बन रहा है। तो किस में आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अगर आपका उसका बिजनेस भी है तब भी वो किस में जा रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, वो इसमें नहीं जा रहा। लेकिन अगर आपको कोई रेंट मिल रहा है जो आपके बिजनेस से इंसिडेंटल है, अगर आपको कोई रेंट मिल रहा है जो कि आपके बिजनेस से इंसिडेंटल है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि आपका कार मैन्युफैक्चरिंग का काम है और आपको टायर की ज़रूरत होती है, तो टायर कंपनी जिससे आप खरीदते हो वो दूर होता है, वो बहुत ज़्यादा दूर एरिया में होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के आपके ही चार्जेज लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपने उस टायर कंपनी को बोला कि मेरे यहाँ पे फैक्ट्री बिल्डिंग पड़ी हुई है खाली, यहाँ पे चाहे तो आप क्या कर सकते हो, टायर बना सकते हो, और मैं आपसे जो रेंट लूँगा वो मिनिमम लूँगा, ज़्यादा नहीं चार्ज करूँगा। तो उस कंपनी ने अपना जो भी प्लांट है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया एक तरीके से। अब रेंट जो भी मिल रहा है कार कंपनी को वो उसके बिजनेस से इंसिडेंटल है, क्योंकि उसका फ़ायदा क्या हो रहा है, टायर फटाफट उसको मिल रहे हैं और आराम से वो जल्दी से कार मैन्युफैक्चर कर पा रहा है और उसकी कॉस्ट भी कम आ रही है, उसका टाइमिंग भी बच रहा है।
तो टाइमिंग की जो भी कॉस्ट है वो कम आ रही है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो भी रेंट की इनकम इस कार कंपनी को हुई है वो उसके बिजनेस से इंसिडेंटल है, तो किस में आएगी, बिजनेस और प्रोफेशन के पार्ट में आएगी, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो आपको इस तरीके से स्पेसिफिक प्रोविजन कवर करने पड़ते हैं और सारे पार्ट को देखना पड़ता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जनरली बिजनेस मीन्स रिकरिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए जैसे मैंने आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट बताया यूनिट 1 का, बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट 3 बताया, तो उसमें क्या बताया, बिजनेस का मतलब क्या होता है, वो सारी एक्टिविटी जो आपके जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, यानी आपके लाइवलीहुड के लिए ज़रूरी है, तो उसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती है। लेकिन इनकम टैक्स के पर्पज़ से आइसोलेटेड एक्टिविटीज़ भी उसके फैक्ट्स या सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर बिजनेस का पार्ट बन सकती है कि क्या कंडीशन है उसके बेसिस पे। आइसोलेटेड एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, एक अलग से सेपरेट एक्टिविटी यानी सिंगल एक्टिविटी भी बिजनेस और प्रोफेशन का पार्ट बन सकती है। ये नहीं कि बार बार कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी की जा रही है, यानी बार बार गुड्स खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, तो उस केस में जरूरी नहीं कि बिजनेस का पार्ट बने। एक सिंगल एक्टिविटी भी और एक पृथक से अलग से एक्टिविटी भी यानी सिंगल ट्रांजेक्शन भी बिजनेस और प्रोफेशन का पार्ट बन सकते हैं, लेकिन किसके बेसिस पे, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे। फॉलोइंग एलिमेंट शैल बी कंसीडर्ड टू जज ए ट्रांजेक्शन एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो देखिए इसमें क्या बोल दिया, किस किस बेसिस पे होंगे, कमोडिटी का नेचर क्या है, पार्टी की इंटेंशन क्या है, एफर्ट्स अप्लाइड इन ट्रांजेक्शन, पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, वेदर इंसिडेंटल टू बिजनेस और नॉट। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल बताया कि कार कंपनी ने क्या कर दिया, टायर कंपनी को उसकी फैक्ट्री किराए पे दे दी, तो वो उसके बिजनेस से इंसिडेंटल है, तो बिजनेस और प्रोफेशन में आएगी, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। वैसे ही मान के चलिए कि एक पर्टिकुलर कोई बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का या किसी का भी, उसकी ऊपर की बिल्डिंग खाली है, तो उसने क्या कर दी, बैंक को दे दी। अब वो इंसिडेंटल टू बिजनेस है, क्यों, क्योंकि बैंक से उसके ट्रांजेक्शन होते ही रहते हैं, जो भी रिसिप्ट पेमेंट उनसे रिलेटेड, तो एक तरीके से उसको हेल्प मिलेगी, किसको, हमारे बिजनेस को, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है या किसी भी गुड्स को खरीदने बेचने का बिजनेस है। हमारी ज़मीन ऊपर खाली थी, ज़मीन नहीं हमारी बिल्डिंग ऊपर खाली थी या फ्लोर खाली था, हमने किराए पे दे दिया, तो जो भी रेंट मिला वो बिजनेस और प्रोफेशन का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन का नेचर क्या है, क्या एफर्ट अप्लाई किए गए हैं, ट्रांजेक्शन की पीरियोडिसिटी क्या है, उसके बेसिस पे जनरली सारा पार्ट आ जाएगा। अब देखिए प्रोफेशन दे रखा है, तो आप बिजनेस का सेक्शन देखोगे 2 सबसेक्शन 13, इसका क्या है 2 सबसेक्शन 36। अब देखिए प्रोफेशन जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग बोल रखा है, तो उसमें क्या बोल रखा है, प्रोफेशन में वोकेशन भी आता है। अब प्रोफेशन और वोकेशन में क्या डिफरेंस है, तो जनरली यहाँ मीनिंग दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रोफेशन की है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वोकेशन की दे रखी है। तो देखिए प्रोफेशन में जनरली क्या कवर होता है, आप में एक इंटेलेक्चुअल स्किल होनी चाहिए, बोल रहा है आप में एक इंटेलिजेंस लेवल होना चाहिए, आप में एक टैलेंट होना चाहिए, जिसके थ्रू जनरली आप क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ अचीव कर पा रहे हो। आपने सबसे पहले क्या की होगी, एक तरीके से कोई ना कोई डिग्री अचीव की होगी किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन में। उसके बाद क्या होगा, उसको आपने अप्लाई करा होगा अपनी रियल लाइफ में, आपने ट्रेनिंग ली होगी, आपको एक्सपीरियंस मिला होगा, उसके बेसिस पे क्या है आप किसी प्रोफेशन को देख रहे हो। देखिए जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन हो गया, डॉक्टर का हो गया, इंजीनियर का हो गया, लॉयर का हो गया, ये जनरली इसमें आ जाते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उस केस में मैंने क्या बताया कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिग्री ली, जैसे मैंने नेट का एग्ज़ाम पास किया, इससे पहले मैंने बीकॉम, एमकॉम, इससे रिलेटेड सब कुछ पास किया। मैंने सीए फाइनल किया, सीए फाइनल तक का तो पार्ट किया, उससे पहले मैंने आईपीसीसी के बाद ट्रेनिंग ली, तो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, फिर उसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ अपने पर्टिकुलर प्रोफेशन में। तो क्या बोल रहा है, प्रोफेशन रिक्वायर्स प्योरली इंटेलेक्चुअल स्किल और मैनुअल स्किल ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेशल लर्निंग एंड क्वालिफिकेशन गैदर थ्रू पास्ट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, ये सब मैंने पार्ट बताया। प्रोफेशनल स्किल कैन बी एक्वायर्ड ओनली आफ्टर पेशेंट स्टडी। ठीक है, आपको धैर्य रखना पड़ता है, आपको एक पर्टिकुलर 3 साल 5 साल उसमें डिग्री हासिल करनी पड़ती है, आपको पास होना पड़ता है। तो बोला इन्हें पर्टिकुलर सिस्टम आइदर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड एप्लीकेशन, और साथ में क्या करते हो आप इसको अप्लाई करते हो किसके बेसिस पे, ट्रेनिंग के बेसिस पे, पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बेसिस पे, रियल लाइफ में आपकी सिचुएशन आती है उसके बेसिस पे आपको एक्सपीरियंस मिलते जाते हैं। जबकि वोकेशन में क्या बोल दिया, इट इम्प्लाइज नेचुरल एबिलिटी ऑफ पर्सन टू डू सम पर्टिकुलर वर्क, जैसे म्यूजिक हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया। अब देखिए हॉबी की बात अलग होती है, हॉबी तो जैसे मैं गा रहा हूँ तो मैं तो बाथरूम सिंगर हूँ, मेरी हॉबी है गाने की, तो वो तो नॉर्मल पार्ट हो गया। लेकिन वोकेशन का मतलब क्या हो गया, इसमें अर्निंग का फीचर भी आ गया, इसके थ्रू क्या कर रहे हो आप, अर्न कर रहे हो। देखिए जैसे मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, तो वो तो हॉबी हो गई। लेकिन अगर इसमें अर्निंग का फीचर, मैंने स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे खेला, फिर मैंने ये बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे खेला, तो मेरी अर्निंग चालू हो गई। तो अगर उसमें अर्निंग फीचर आ गया तो वो वोकेशन का पार्ट बन गया, और वोकेशन का पार्ट बन गया तो वो प्रोफेशन में आ गया, और प्रोफेशन में बन गया तो वो पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन का पार्ट बन गया। सीधी सी बात है। तो ये बोल रहा है कि द टर्म वोकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द टर्म हॉबी, वोकेशन मस्ट हैव द अर्निंग फीचर, इट कैन बी ट्रीटेड एज एन
अर्निंग मीन्स बाय विच ए मैन पासेस हिज लाइफ, इसका मतलब जिसके थ्रू अपना वो जीवन जीता है, ठीक है। अनलाइक प्रोफेशन, वोकेशन डज नॉट रिक्वायर ए डिग्री और स्पेशल लर्निंग। तो जरूरी नहीं कि कोई डिग्री या स्पेशल लर्निंग की जरूरत हो, लेकिन आजकल आपको पता है कि म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग, इसमें भी इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, आपको कोई ना कोई डिग्री प्रोवाइड कर देते हैं। आजकल तो यूनिवर्सिटी भी आपको पता है कि देखो म्यूजिक का जनरली क्या होता है, उसकी भी डिग्री मिल जाती है, तो वो भी मिल जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसके आपको रिक्वायरमेंट हो। बहुत सारे आप देखोगे लाइव शो होते हैं, एंटरटेनमेंट शो होते हैं, उसमें सिंगर म्यूजिशियन ये परफॉर्म करते हैं और अर्न करते हैं, तो एक तरीके से उनके बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम का पार्ट बन जाएगा। एक ऑथर कोई लिख रहा है कुछ भी सिंपल सा, तो वो तो उसकी हॉबी हो गई। जैसे मैं लिख रहा हूँ कुछ भी, मुझे लिखना पसंद है तो हॉबी हो गई, लेकिन उसमें अगर अर्निंग का फीचर आ गया, किसी पब्लिकेशन हाउस से अप्रोच कर लिया मैंने, मेरी किताबें छप गई, वो बिकना चालू हो गई, तो मेरे वोकेशन का पार्ट बन जाएगी, क्योंकि पता है कि वो एक तरीके से प्रोफेशन के अंदर फिर आ जाएगी, मेरा एक प्रोफेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए, जो आप बिजनेस एनवायरनमेंट में देखते हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स में देखते हो, तो वो मीनिंग तो क्या है, पूरी की पूरी एक ब्रॉडर सेंस में, लेकिन यहाँ पे जो सेक्शन के अकॉर्डिंग दे रखा है वही आपको कवर करना पड़ेगा और इसी से रिलेटेड मानना पड़ेगा। और अगर वो इसमें नहीं आ रही तो वो अदर हेड में आएगी, या क्या पता एग्जाम भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी को किराए पे देने का आपका बिजनेस है, अब बिजनेस है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, किस में आ रहा है, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ रहा है, वो पीजीबीपी में नहीं आ रहा, क्योंकि इनकम टैक्स के प्रोविजन ही ऐसे हैं। तो इनकम टैक्स के प्रोविजन स्पेसिफिक है, उसके अकॉर्डिंग आपको कवर करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है नोट्स में प्रॉफिट मोटिव, कि बोल रहा है कि जो भी एक्टिविटी होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसका मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट, ये नहीं कि सिर्फ प्लेजर करना। इफ़ द मोटिव ऑफ एन एक्टिविटी इज प्लेजर ओनली, इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस एक्टिविटी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मुझे लिखना पसंद है, तो वो सिर्फ क्या एक तरीके से मुझे प्लेजर दे रही है, मैं सामने वाले को बोल के बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, उसको किताब दे रहा हूँ लिख के, तो जनरली बस क्या है, सामने वाले को प्लेजर दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं उससे क्या कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, किताब लिख के बेच रहा हूँ, तो जनरली वो क्या हो गया, प्रॉफिट मोटिव हो गया और वो बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट बन गया। फिर आपको बोल दिया बिजनेस वर्सेस प्रोफेशन, एंड इनकम अराइजिंग आउट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, इन सब का ट्रीटमेंट इनकम टैक्स एक्ट में सेम होता है। लेकिन ये बोल रहा है कि कुछ ना कुछ लिटिल सेग्रीगेशन हो जाता है किसके बीच में, बिजनेस और प्रोफेशन के बीच में, जब भी हम ये सेक्शन अप्लाई करते हैं। जैसे सेक्शन 44AA यानी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने का, सेक्शन 44AB ऑडिट ऑफ अकाउंट, अकाउंट के ऑडिट से रिलेटेड है, 44AD और 44ADA ये जनरली बिजनेस और ये प्रोफेशन की बात करता है, और उसमें प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम चार्ज करने की बेसिस, इनकम चार्ज करता है किसके बेसिस पे, प्रिजम्पटिव बेसिस पे। अब देखिए, आपने ये अपने अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा तो बाद में डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। किसके बेसिस पे, प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम चार्ज होती है बिजनेस या प्रोफेशन की, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। अब देखिए बोल रहा है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन है। इसमें बोल रहा है सेक्शन 28 एनलिस्ट द इनकम्स विच आर टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अराउंड मैंने शायद इसमें 10 कवर किए हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन जो कि एक असेसी अर्न कर रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है, याद रखना। तो देखिए क्या बोल रहा है, कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन हो सकता है जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 13, सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 इसका पार्ट बन रहा है। तो उसके बेसिस पे जो भी आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा है या जो भी आप गेन कमा रहे हो, देखिए प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि रेगुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विस ले रहे हो, फिर प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जनरली जो भी आपकी इनकम हो रही है, जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो तो रेगुलर एक्टिविटी का है। लेकिन गेन्स का मतलब क्या हुआ कि इनकम टैक्स में कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन ऐसे भी दे रखे हैं कि अगर साल में एक भी ट्रांजैक्शन हो गया या अगर वो कैपिटल रिसिप्ट भी हो गया, आपको पता है कि कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल गेन में जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ कैपिटल रिसिप्ट ऐसी भी दे रखी है जो कि जनरली बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम मान रखी है। तो गेन का मतलब क्या हुआ, ये रेगुलर नहीं होता लेकिन फिर भी इसमें आ रहा है, तभी इनकम टैक्स में ऐसे दे रखा है PGBP, प्रॉफिट एंड गेन, समझ गए। और ये भी याद रखना कि देखिए जैसे आप पर्टिकुलर पढ़ोगे पूरा का पूरा पार्ट, एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन शैल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड। अब आपको पता है कि नॉर्मल बिजनेस की इनकम भी हो गया और स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन भी हो गया, जिसमें हम क्या करते हैं, फ्यूचर में गुड्स की डिलीवरी नहीं करते हैं लेकिन प्राइस के डिफरेंस के थ्रू सेटलमेंट कर लेते हैं ट्रांजेक्शन का। आपको मैंने बताया 3 महीने बाद क्या है, गुड्स की डिलीवरी नहीं की गई लेकिन प्राइस का डिफरेंस जो भी हो गया उसके थ्रू एक पार्टी ने प्रॉफिट कमाया और एक पार्टी ने लॉस कमाया, ठीक है। तो वो स्पेकुलेशन का प्रॉफिट या स्पेकुलेशन का लॉस हो गया। सेट ऑफ वेट ऑफ का पार्ट आपका बाद में सीखोगे, अगर इससे रिलेटेड अपना टॉपिक होगा तो मैं बाद में आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है शैल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड। अब आप बोलोगे सर ये लाइन पूरी की पूरी हो गई ना, क्योंकि एनी बिजनेस और प्रोफेशन आ गया, तो आगे हमें देखने की जरूरत ही क्या थी इतने सारे पार्ट। तो देखिए कुछ ना कुछ लूप होल होते हैं जिसका लोग क्या करते हैं, फ़ायदा उठा देते हैं। तो आपकी वजह से यानी पब्लिक की वजह से इतने सारे प्रोविजन बने, क्योंकि कोर्ट में केस हुआ,
आपको पता है कि इनकम टैक्स में एक तरीके से असेसमेंट यानी इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी जो भी है वहाँ पे जो केस गया उसके बाद एक तरीके से फेल हो गया, वो पार्टी आ गई, फिर कोर्ट में गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में गई है मान के चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके फेवर में डिसीजन दे दिया एसएससी के फेवर में, तो इनकम टैक्स ने क्या कर दिया उसके बाद प्रोविज़न चेंज कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया और नए सेक्शन ऐड कर दिए, तो इस तरीके से सेक्शन जुड़ते गए, तभी जाके इनकम टैक्स की बुक इतनी सारी मोटी हो गई, समझ गए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इतने सारे पार्ट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कभी कभी लोग क्या करते हैं उस लूप होल का फ़ायदा उठा देते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग सेक्शन भी ऐड हो जाते हैं। तो देखिए 28(1) तो आपने देख लिया, अब 28(2) बता रहा है। इसमें क्या बता रहा है, कंपनसेशन टू मैनेजमेंट एजेंसी, कंपनसेशन टू मैनेजमेंट एजेंसी, एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय, ये दे रखा है, एनी पर्सन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, एनी पर्सन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ एनी कंपनी इन इंडिया इन कनेक्शन विथ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इस अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब देखिए ये आपको अभी समझ में नहीं आया, जब एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। देखिए जैसे मान के चलिए मैं सीईओ हूँ किसी कंपनी का या डायरेक्टर हूँ किसी इंडियन कंपनी का, ये मान के चलिए इंडियन कंपनी का या किसी ऐसी कंपनी का जो इंडिया में, ये बोल रहा है एनी कंपनी इन इंडिया, इसका मतलब क्या हो सकता है कि कोई बाहर की फॉरेन कंपनी है जिसने यहाँ पे क्या अपनी ब्रांच सेटअप कर रखी है। ठीक है, यहाँ हम बोल सकते हैं फॉरेन कंपनी, कोई होल्डिंग कंपनी है यहाँ पे, उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी है, तो कोई भी कंपनी इंडिया में हो गई जिसको जनरली क्या कर रहा हूँ, उनके जितने भी अफेयर्स हैं, जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन है, सबको मैं मैनेज कर रहा हूँ। कौन, सीईओ या डायरेक्टर मैनेज कर रहा है। देखिए मैं एम्प्लॉय के कैपेसिटी में नहीं हूँ, मैं एक डायरेक्टर हूँ, सीईओ नॉन एम्प्लॉय हूँ, सीधी सी बात है, मैं एम्प्लॉय की कैपेसिटी में नहीं हूँ, क्योंकि अगर एम्प्लॉय की कैपेसिटी में मुझे कंपनसेशन मिलता है तो मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी के पार्ट में जाता है। यहाँ पे मैं किसकी कैपेसिटी में मान रहा हूँ, सीईओ डायरेक्टर, तभी मैंने ऐसा एग्जांपल आपको बताया। क्योंकि अगर मैं एम्प्लॉय की कैपेसिटी बताता तो वो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी का पार्ट बनता। आपको पता है मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी वाले पार्ट में बताया था। तो यहाँ पे नॉन एम्प्लॉय की कैपेसिटी में हूँ, सारा का सारा काम मैं देखता हूँ, और मुझे जैसे 1 करोड़ रुपीज़ पर मंथ क्या मिलती है, सैलरी ये मिल जाती है, यानी 1 करोड़ रुपीज़ पर मंथ मिल जाता है मुझे अमाउंट। अब देखिए मैं कहीं और से किसी और कंपनी से ट्रांसफ़र होकर आया हूँ, यानी किसी और कंपनी को मैंने छोड़ा और इस कंपनी ने मुझे 1 करोड़ ये ऑफ़र किए और ये बोला कि आप 3 साल तक क्या बने रहोगे, सीईओ बने रहोगे। लेकिन बाद में इन्होंने क्या कर दिया, अपने टर्म्स एंड कंडीशन को, इस कंपनी ने, जो भी इंडियन कंपनी या बाहर की जो कंपनी जिसकी यहाँ पे सब्सिडरी है, उसने क्या कर दिया, अपने टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई कर दिया और 2 साल ही रख दिया पार्ट को। तो अब मुझे पता था कि 3 साल तक एश्योरेंस थी कि मुझे इतने मिलेंगे, लेकिन अब 2 साल तक ही मिलेंगे। तो मैं कंपनी से क्या मांगूंगा, कंपनसेशन मांगूंगा। तो जो भी मुझे कंपनसेशन मिलेगा, यानी उस सीईओ या डायरेक्टर को जो भी कंपनसेशन मिलेगा वो उसके बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम का पार्ट होगा। या मान के चलिए कि उसको 3 साल के लिए अपॉइंट किया था, 1 साल बाद ही उसकी जॉब को टर्मिनेट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, तो उस बेसिस पे जो सीईओ डायरेक्टर है ना, उसने क्या करा, कंपनसेशन अगर उसको मिला है तो उसके बिजनेस और प्रोफेशन का पार्ट बनेगा। सिंपल सा पार्ट। तो यहाँ पे यही दे रखा है, एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, यानी वो सीईओ या डायरेक्टर को जो कि क्या कर रहा है, उस इंडियन कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर रहा है। ठीक है, या इंडिया में कोई कंपनी है उसके अफेयर्स को मैनेज कर रहा है, कौन, वो पर्सन, इन कनेक्शन विथ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इस अपॉइंटमेंट, यानी उसको अपॉइंट किया है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन को या तो मॉडिफिकेशन हो रहा है, 3 साल की जगह 2 साल जॉब कर रहे हैं उसकी, यानी कम कर दिया उसका पीरियड, या टर्मिनेट कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। तो एक मैंने एग्जांपल दिया रेफरेंस के लिए, तो इसको दिल पे मत ले लेना, सिंपल सा एग्जांपल है। वैसे देखिए बोल रहा है, एनी पर्सन होल्डिंग एनी एजेंसी एन एजेंसी इन इंडिया फॉर एनी पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ एनी अदर पर्सन, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी और द मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन इन रिलेशन देयर टू। अब ये भी सिंपल एग्जांपल है, इसका भी बता देता हूँ। अब देखिए मानिए जैसे मैं कोई भी कंपनी की एजेंसी लेके बैठा हूँ, जैसे पार्ले जी की एजेंसी लेके बैठा हूँ, ठीक है। अब उस पर जनरली क्या है कि जो भी मैं गुड्स क्या करता हूँ, अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो भी कवर कर रखा है, जो भी एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग बेचने का काम कर रहा हूँ और कमीशन मुझे मिल रहा है। लेकिन अब कंपनी ने क्या कर दिया, वही टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई कर दिया, जिससे मेरा कमीशन ये सारा कम हो गया, मुझे लॉस हो रहा है। तो उसके कनेक्शन में कंपनी ने मुझे क्या करा, कंपनसेशन दिया। तो वो कंपनसेशन मेरा किसका पार्ट बनेगा, बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम का, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड एक तरीके से मॉडिफिकेशन हुआ है, क्योंकि बिजनेस की कंडीशन है, बिजनेस की टर्म्स कंडीशन मॉडिफाई हुई है, या मेरी एजेंसी ही टर्मिनेट कर दी, पार्ले जी ने मेरी एजेंसी ही टर्मिनेट कर दी और मुझे उसके बदले में क्या बोल दिया, कंपनसेशन दे दिया गया। तो जो कंपनसेशन मिला है वो भी मेरे बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम का पार्ट हो गया। तो सिंपल एग्जांपल सोचिए, इतने टिपिकल बड़े लोग बताते हैं, वो सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे ये तो बोल रहा है, एनी पर्सन होल्डिंग एन एजेंसी इन इंडिया, तो मैंने क्या बताया कि मैं पार्ले जी की एजेंसी होल्ड करके बैठा हूँ, फॉर एनी पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ एनी अदर पर्सन, तो
किसी पार्ले जी, मैंने पार्ले जी कंपनी का नाम बताया, तो उसके मैं बिजनेस से रिलेटेड किसी एक्टिविटीज़ को होल्ड करके बैठा हूँ एजेंसी के फॉर्म में। अगर वो टर्मिनेट हो जाती है एजेंसी या टर्म्स एंड कंडीशन में मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो जो भी कंपनसेशन मिलता है, क्योंकि ऊपर देखिए क्या पढ़ रहे हो, एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, यानी मुझे एजेंसी को जो भी कमीशन बोल रहा हूँ, कंपनसेशन मिलता है, तो वो किसका पार्ट बनेगा, वो पीजीपीपी का पार्ट बन जाएगा। वैसे ही बोल दिया एनी पर्सन, तो यहाँ पे बोल दिया देखिए कंपनसेशन जो किसको मिल रहा है, किसी पर्सन को मिल रहा है, द वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट और इन एनी कॉरपोरेशन ओन्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और बिजनेस। तो देखिए इसमें एग्जांपल के फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे मेरा किसी प्रॉपर्टी या बिजनेस में मैनेजमेंट था, एक तरीके से मान के चलिए अच्छा चल रहा था, और गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचा कि जो भी मेरी प्रॉपर्टी या जो भी बिजनेस है जिसमें अच्छा मैनेजमेंट कर रहा हूँ, इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए, और मुझे सामने वाले यानी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कंपनसेशन प्रोवाइड कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कंपनसेशन प्रोवाइड कर दिया। तो ये मेरे बिजनेस के मैनेजमेंट से रिलेटेड ही था या प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट से रिलेटेड ही था, क्योंकि एक तरीके से मैं अच्छा चला रहा था, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, नेशनलाइजेशन के इंटरेस्ट में मुझे कंपनसेशन दिया और अपने में इसको मिला दिया गवर्नमेंट ने। तो जो भी मुझे कंपनसेशन मिला है वो किसका पार्ट बनेगा, वो बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम का पार्ट बनेगा। इसको ढंग से पढ़िए, ऐसे बोल रहा है कि एनी कंपनसेशन अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, तो मुझे मिला इन कनेक्शन विद द वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट और इन एनी कॉरपोरेशन ओन्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और बिजनेस। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी या बिजनेस का जो भी मैनेजमेंट था वो अच्छा चल रहा था, या हम बोल सकते हैं चलो ख़राब भी चल रहा था, तो गवर्नमेंट को पता था कि एक तरीके से पब्लिक को क्या हो सकता है, इसमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, या बिजनेस अच्छे ढंग से चल नहीं पा रहा, ऐसा भी हो सकता है। तो उस पर्सन को कंपनसेशन देने के बाद गवर्नमेंट क्या करती है, उस सारे के सारे अंडरटेकिंग को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो उस पर्सन जिस पर्सन को कंपनसेशन दिया वो इसके लिए बिजनेस और प्रोफेशन का पार्ट बन गया और इसकी इनकम हो गया। नॉर्मल ये पार्ट हो गया। अब एग्जांपल तो खूब सारे इसके हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल सोचिए। फिर देखिए एक तरीके से ये पार्ट भी नया ऐड किया गया था। इसमें क्या बोल दिया, एनी पर्सन द टर्मिनेशन और द मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू हिज बिजनेस। तो जैसे ही आ गया, तो चाहे कोई सा भी बिजनेस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हो, अगर उससे रिलेटेड कंपनसेशन उस पर्सन को मिल रहा है और सामने वाला प्रोवाइड कर रहा है, और जैसे क्यों प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि आपको पता है टर्म्स एंड कंडीशन मॉडिफाई हुई है या टर्मिनेट हुई है, तो उस बेसिस पे उस पर्सन को जो भी कंपनसेशन मिल रहा है वो भी इसमें आ जाएगा। तो एक तरीके से बोल रहा है कि अगर 3 पॉइंट में ऊपर के पार्ट में कवर नहीं हो तो चौथे पॉइंट में सारे का सारा पार्ट कवर हो जाएगा। क्योंकि एनी पर्सन मतलब क्या हो गया, कोई भी पर्सन जो कि जनरली सामने वाले के साथ क्या कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, और जैसे ही उसमें मॉडिफिकेशन या हम बोल सकते हैं टर्मिनेशन का पार्ट आता है, तो जिस पर्सन को कंपनसेशन मिलता है वो उसकी बिजनेस इनकम का पार्ट बन जाता है। सिंपल सा पार्ट। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोल रखा है, इनकम ऑफ ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखिए इसमें बोल रहा है इनकम डेराइव्ड बाय अ ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम रेंडरिंग स्पेसिफिक सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स शैल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड। तो इसका मतलब जो भी ट्रेड, प्रोफेशनल या सिमिलर एसोसिएशन है, अपने मेंबर्स को जो भी स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उससे जो भी इनकम हो रही है वो टैक्सेबल होगी। साइड में नोट में क्या बोल रखा है, दिस इज एन एक्सेप्शन टू जनरल प्रिंसिपल दैट ए सरप्लस ऑफ म्यूचुअल एसोसिएशन कैन नॉट बी टैक्स। लेकिन अगर जो म्यूचुअल एसोसिएशन है उसका सरप्लस है वो टैक्स नहीं होता, लेकिन ये जो दे रखा है जनरली ये एक्सेप्शन दे रखा है। ये बोला दिस इज एन एक्सेप्शन। अब देखिए अगर आपने मुझसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट देखा था, उसमें मैंने आपको डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी बताया था। तो उसमें क्या बताया था कि कोई भी पर्टिकुलर क्लब होता है जो कि एक तरीके से म्यूचुअल कंसर्न कहलाता है, सोशल क्लब होता है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी मेंबर होते हैं वही ओनर होते हैं और ओनर ही मेंबर होते हैं। एक तरीके से ऐसे ही बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी मेंबर होते हैं वो सारे के सारे ओनर कहलाते हैं। सबको सेम फैसिलिटीज़ मिलती है, जनरल फैसिलिटीज़ मिलती है। कहने का मतलब जैसे मैं बोलता हूँ कि जिमिंग की फैसिलिटी हो गई, स्पा फैसिलिटी हो गई, कहीं घूमने की फैसिलिटी होगी, सबको सेम ही मिल रही है। तो क्लब ने अगर उनसे एक्सपेंडिचर जो भी लिए हैं, यानी क्लब की जो भी इनकम हो रही है, अगर उस पर सरप्लस भी बच रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं होती। आपको पता है एग्जेम्प्ट होती है, मैंने बताई थी, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है, क्योंकि सबको सेम फैसिलिटी मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल मानिए कि क्लब का एक गार्डन है, तो जैसे मैं एक मेंबर हूँ, मुझे 1 लाख में प्रोवाइड किया, दूसरे मेंबर को भी 1 लाख में ही प्रोवाइड किया होगा, तीसरे मेंबर को भी 1 लाख में ही प्रोवाइड किया होगा। अब देखिए क्लब की जो कॉस्ट आ रही है वो सिर्फ 80,000 ही आती है, तो जो 20,000 बच गए सरप्लस, वो क्लब क्या करेगी, हमारे ऊपर ही तो खर्च करेगी, मेंबर के ऊपर ही खर्च करेगी, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि ये जनरल सर्विस हो गई। लेकिन अगर स्पेसिफिक सर्विस होती है तब जाके वो टैक्सेबल हो जाएगी। यानी एक एग्जांपल आपको बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपने सुना होगा फिक्की,
FICCI, फिकी, जिसको हम बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड एसोसिएशन, जनरली ऐसे ही बोलते हैं समथिंग, एसोसिएशन नहीं, जनरली इंडस्ट्री बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो देखिए एक तरीके से इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, मान के चलिए जैसे मैंने क्या बताया, क्लब होता है, म्यूचुअल कंसर्न होता है, म्यूचुअल एसोसिएशन होता है, वैसे ही एक म्यूचुअल एसोसिएशन है जो कि सारी की सारी इंडस्ट्रीज इसमें एक तरीके से इनकॉर्पोरेटेड है। तो मान के चलिए एक XYZ कंपनी है, ठीक है, तो बाकी सारे मेंबर्स को जो भी फैसिलिटी मिल रही है इसको भी मिल रही है, तो वो जनरल फैसिलिटी तो टैक्सेबल नहीं होगी, वो एक तरीके से क्या है, फिक्की के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन अगर फिक्की इसको स्पेसिफिक सर्विस देता है, जैसे मान के चलिए XYZ कंपनी क्या बोलती है कि हम क्या कर रहे हैं, आप बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, तो हमें सर्वे करना है मार्केट का। तो आप क्या कीजिए, फिक्की को ऐसे बोल दिया कि जो मार्केट सर्वे करना है उनसे रिलेटेड काम आप कर लीजिए, XYZ कंपनी ने इसको सौंप दिया कि आप कर लीजिए। अब फिकी ने इसके लिए चार्जेस बोले कि टोटल मिला के लगेंगे 50 लाख रुपीज़, कितने लगेंगे, 50 लाख रुपीज़ लगेंगे। फिकी का जो भी मार्केट सर्वे का कॉस्ट आया वो आया 40 लाख रुपीज़। तो फिकी के पास जो भी सरप्लस बचा 10 लाख का, वो इसकी इनकम मान लिया जाएगा, क्योंकि उसने स्पेसिफिक सर्विस सिर्फ XYZ कंपनी को दी है और किसी को ये स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड नहीं करती, मान के चलिए। क्योंकि आपको बताया कि अगर जनरल सर्विस होती तो जनरली वो टैक्सेबल नहीं होती, जनरल सर्विस पे जो भी इनकम होती है वो उस एसोसिएशन या क्लब की टैक्सेबल नहीं होती। लेकिन अगर मेंबर्स को स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो उस पर जो भी इनकम का पार्ट आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो फिकी के लिए जो ये 10 लाख बच गए वो टैक्सेबल हो जाएंगे, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक सर्विस सिर्फ XYZ कंपनी को ही प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पे यही बोल दिया, तभी नोट में क्या बता दिया कि ये एक एक्सेप्शन है किसका, जो कि एक जनरल प्रिंसिपल कहलाता है, जो कि मैंने आपको किस में बताया था, डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में बताया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि म्यूचुअल एसोसिएशन या जो सोशल क्लब है उसका जो भी सरप्लस होगा वो टैक्सेबल नहीं होता, वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन यहाँ पे टैक्सेबल कर दिया गया। तो ये एक तरीके से एक्सेप्शन का पार्ट है जो भी आप कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोचिए। अब फोर्थ क्या बोल रखा है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, सेक्शन 28 थर्ड ए थर्ड बी थर्ड सी, एन एक्सपोर्ट इंसेंटिव इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस और ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। इसका मतलब क्या है, देखिए आपने ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सुना होगा, जिसको जब हम क्या बोलते हैं नॉर्मली एग्जिम बिजनेस बोलते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को क्या बोलते हैं, एग्जिम, EXIM, EX मतलब एक्सपोर्ट, IM का मतलब क्या हो गया, इम्पोर्ट। तो जनरली उसमें आपको पता है कि ये बोल रहा है कि अगर आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलता है किसके केस में, कि जो इंपोर्ट लाइसेंस है वो अपना आप बेच देते हो, तो उसके बेसिस पे जो भी फ़ायदा हो गया वो किसका पार्ट बन गया, बिजनेस इनकम का पार्ट बन गया। या आपके पास ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक होती है, उसका क्रेडिट पड़ा होता है आपके पास इंपोर्ट ड्यूटी का, अगर वो ट्रांसफ़र कर देते हो किसी को तो आपका फ़ायदा हो जाता है। वो जनरली क्या कहलाता है, एक तरीके से बिजनेस एंड प्रोफेशन का पार्ट कहलाता है। अब देखिए ऐसे सोच के चलना है आपको कि जितने भी ये प्रॉफिट ये सब कुछ दे रखे हैं ये एक्सपोर्ट के कनेक्शन में दे रखे हैं। इसका मतलब जो असेसी है वो एक्सपोर्ट असेसी है, एक तरीके से क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, तब जाके उसको इंपोर्ट का लाइसेंस मिला, याद रखना। अगर वो गुड्स को एक्सपोर्ट करने का काम करता है इसलिए गवर्नमेंट ने उसको इंपोर्ट का लाइसेंस दिया है। अब देखिए ज़रूरी नहीं कि एक ही असेसी के पास सारे लाइसेंस हो, कि वो कनाडा में भी बेच सकता है, चीन में भी बेच सकता है, अमेरिका में भी बेच सकता है। तो ये नहीं कि ज़रूरी नहीं उसके पास सारे के सारे लाइसेंस हो, या एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पार्टी से या कंट्री से खरीद सकता है, ज़रूरी नहीं उसके पास सारे लाइसेंस हो। तो हम इस केस में क्या बोलते हैं, जैसे मेरे पास क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की कंट्री का लाइसेंस है, दूसरे एक्सपोर्ट एसएससी के पास किसका है, ऑस्ट्रेलिया का हो गया या अमेरिका का हो गया, फिर तीसरे के पास किसका है, कनाडा का है। तो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को बेच देते हैं जब उनको नीड होती है, जब उनको खरीदना होता है कुछ ना कुछ बाहर से, तो उनको नीड होती है तो एक दूसरे को लाइसेंस बेच देते हैं, जिसके थ्रू जो भी प्रॉफिट होता है वो किसका पार्ट बनता है, बिजनेस इनकम का पार्ट बन जाता है। वैसे ही एक आपकी आती है ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। इसमें क्या होता है कि जब भी आप गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी की क्रेडिट मिलती है, याद रखना। जब भी गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट ड्यूटी की क्रेडिट मिलती है, गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रिस्क्राइब रेट बता रखी है, उसके बेसिस पे आपको क्रेडिट मिलती जाएगी। अब आप इसको यूटिलाइज कब करोगे, जब भी आप गुड्स इंपोर्ट करोगे तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी का पार्ट आएगा। तो इंपोर्ट ड्यूटी को आप क्या कर सकते हो, इसमें से यूज़ कर सकते हो। जैसे मान के चलिए देखिए कि ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक के अकॉर्डिंग आपके पास जो क्रेडिट पड़ी थी वो 50 लाख की क्रेडिट पड़ी थी इंपोर्ट ड्यूटी की, कितने की, 50 लाख की क्रेडिट पड़ी थी। अब आपने इंडिया के बाहर से कुछ गुड्स मंगाया तो उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी का पार्ट लगा, मान के चलिए 20 लाख का लगा, तो आप इसमें से यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो ये एक तरीके से क्या बोल रहा है कि जितना भी आपने क्या करा, यूटिलाइज़ करा, वो आपका एक तरीके से फ़ायदा हो गया। क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। लेकिन अगर आप इसको किसी को ट्रांसफ़र करते हो तब जाके वो फ़ायदा कहलाएगा और वो एक्सपोर्ट इंसेंटिव के फॉर्म में होगा।
क्योंकि आपने ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक का जो भी आपके पास क्रेडिट पड़ा है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे 50 में से 20 तो मैंने यूज़ कर लिया, लेकिन बाकी 30 लाख बचा वो मैंने किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे ही मैंने किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया तो वो फ़ायदा उठाएगा। ठीक है, अब जिसको मैंने ट्रांसफ़र किया तो उससे कुछ ना कुछ अमाउंट मैंने कवर किया होगा। तो ये बोल रहा है एन एक्सपोर्ट इंसेंटिव इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, कि अगर मैंने ये बेचा या मैंने ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक को बेच दिया और उससे जो भी फ़ायदा उठाया वो मेरी इनकम का पार्ट बन जाएगा। देखिए थोड़ा टिपिकल टर्म है, लेकिन आपको बस हल्का सा ही सोचना है, मैंने फिर भी आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिया। फिर दूसरा बोल रहा है कैश असिस्टेंस रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एन एक्सपोर्टर अंडर ए स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको पार्ट बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया मैन्युफैक्चरर, तो इंडिया का कोई मैन्युफैक्चरर है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आती है वो 15 रुपीज़ पर यूनिट आती है किसी भी पर्टिकुलर फिनिश यूनिट पे जो वो बनाता है। कितनी आती है? 15 रुपीज़ पर यूनिट आती है। अब गवर्नमेंट ने उसको क्या बोला कि आप एक्सपोर्ट कीजिए। क्यों अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है? क्योंकि एक्सपोर्ट करने से क्या होगा, जो फॉरेन करेंसी है वो इंडिया में आएगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि आप एक्सपोर्ट कीजिए। अब अगर वो मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट करने ही करता तो मार्केट में प्राइस ही कितनी चल रही है, यानी फॉरेन करेंसी के फॉर्म में अगर उसको अमाउंट मिलता, अगर वो बेचता और उसको कन्वर्ट करता तो ₹15 पर यूनिट ही उसका उसके पास सेलिंग का पार्ट आता है। नहीं, सेलिंग प्राइस कितनी रहती? 15 रुपीज़ पर यूनिट ही रहती। तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ क्योंकि कॉस्ट भी इतनी हो रही है और सेलिंग प्राइस भी रह रही है। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है? उसको कैश असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। अब देखिए इससे इसका क्या फ़ायदा हो गया? सीधी सी बात है, मान के चलिए अगर गवर्नमेंट ने आपको 2 रुपीज़ पर यूनिट का कैश असिस्टेंस दे दिया, तो अब देखिए अगर वो सेल करता है तो सेल को कितने में दिखाएगा? 15 रुपीज़ पर यूनिट पे, और कैश असिस्टेंस भी क्रेडिट हो जाएगी जो कि गवर्नमेंट से मिली है 2 रुपीज़ के हिसाब से। जो भी उसका खर्चा है, मान के चलिए मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी लगेगी, ऐसे मान के चलिए 15.50 हो जाती है, क्योंकि 15 रुपीज़ तो है और इसके अलावा उसने बाहर क्या करा, एक्सपोर्ट किया, तो कुछ ट्रांसपोर्टेशन इसका खर्चा हुआ तो वो 50 पैसे पर यूनिट और जुड़ गया। तो इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। ठीक है, और ये भी बोल सकते हैं कि जहाँ इंडिया में वो क्या करता है, जब क्या करता है बना के मैन्युफैक्चर करके बेचता है तो उसको इतना फ़ायदा नहीं होता, लेकिन कैश असिस्टेंट के थ्रू उसको एक तरीके से फ़ायदा मिल गया, इसलिए वो उसकी इनकम में जुड़ गया और क्रेडिट वाले पार्ट में आ गया। तो जैसे नॉर्मल बेच रहा है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन का पार्ट है, तो जो कैश असिस्टेंस मिलता है तो वो भी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम का पार्ट बन जाएगा। अब आप बोलोगे गवर्नमेंट क्यों देगी? देखिए मैंने बताया कि गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व आ रहे हैं, जनरली वो इसी को लेने की करती है। तो वो क्या मान के चलेगी गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने जो कैश असिस्टेंस दिया है तो गवर्नमेंट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, कि हमने 2 रुपये पर यूनिट कॉस्ट दी है पर उसके बदले में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो आ रहे हैं, और सामने वाले असेसी मतलब जिसकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है उसको क्या फ़ायदा हो रहा है कि उसका प्रॉफिट एक तरीके से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये भी हो सकता है। ठीक है, फिर लास्ट में बोल दिया ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर एक्सपोर्ट। एग्जांपल ड्यूटी ड्रॉबैक, अब पता नहीं ये क्यों दे दिया मैंने, पर ये आपको कवर करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऊपर पढ़ के देखिए ढंग से, एनी एक्सपोर्ट एन एक्सपोर्ट इंसेंटिव इन फॉर्म ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक फॉर एक्सपोर्ट, ऐसे बोल दिया। देखिए इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ लेते हैं। मान के चलिए कि आपने इंडिया के बाहर से कोई भी रॉ मेटेरियल खरीदा, तो वो आपको पड़ रहा था कितने का? 50 रुपीज़ पर यूनिट का पड़ रहा था। ठीक है, 50 रुपीज़ पर यूनिट का, और मान के चलिए उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी कितनी लग गई? 5 रुपीज़ लग गई। ठीक है, 50 रुपीज़ पर यूनिट। आपने उसको क्या करा? मैन्युफैक्चर करा यहाँ पे इंडिया में, फिर उसके बाद आपने उसको बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये बोल रहा है जैसे ही आप एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट क्या करती है? आपको ड्यूटी ड्रॉबैक प्रोवाइड करती है। मतलब जो भी आपने इम्पोर्ट ड्यूटी चुकाई है उस पर जनरली कुछ ना कुछ परसेंटेज, जैसे 5 रुपीज़ का 80% हो गया, जरूरी नहीं है पूरा का पूरा दे। देखिए कंडीशन अलग अलग होती है, ये जनरली आपके क्या है कस्टम से रिलेटेड पार्ट है, उसमें आप पढ़ते हो तो आपको देखने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके प्रोविज़न वहाँ से रिलेटेड है ही नहीं, आपको तो नॉर्मल बिजनेस एंड प्रोफेशन के पढ़ने हैं। तो आप ये लाइन भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन नॉर्मल में समझाने के लिए आपको क्या बता रहा हूँ कि जो 5 रुपीज़ आपने इम्पोर्ट ड्यूटी पे करी है उसका कुछ ना कुछ पार्ट आपको ड्रॉबैक के फॉर्म में मिल जाता है। जैसे 80% मिल गया, मतलब 4 रुपीज़ आपको मिल गया, तो वो आपकी इनकम से रिलेटेड हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कि मैंने क्या बताया 50 रुपीज़ की आपकी क्या है रॉ मटेरियल की कॉस्ट प्राइस है, प्लस 5 रुपीज़, टोटल मिला के 55 हो गया। अब यहाँ पे आपने मैन्युफैक्चरिंग किया होगा तो टोटल मिला के 15 रुपीज़ का पड़ा मान के चलिए, तो 55 प्लस 15 तो ये आपका आ गया 70 रुपीज़ की कॉस्ट आ गई। अब इसको आपने कितने में बेचा? 90 रुपीज़ में बेचा, तो 90 रुपीज़ में बेचा, ये तो आपका आएगा ही आएगा। और ये 4 रुपीज़ जो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक के फॉर्म में मिले ये भी आपकी इनकम में क्रेडिट साइड में जुड़ जाएगा, और ये तो आपकी कॉस्ट हो ही गई। 94 में से 70 गए तो बाकी 24 आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। वैसे पहले कितना हो रहा था? 90 में से 70 गए, लेकिन 4 रुपीज़ ये भी आपको जोड़ने पड़ेंगे जो कि आपको ड्यूटी ड्रॉबैक के फॉर्म में मिले, क्योंकि ये आपके बिजनेस और प्रोफेशन के कनेक्शन से रिलेटेड ही है। इस तरीके से बोल दिया। अब देखिए 5th पॉइंट क्या बोल रखा है? परक्यूजिट्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन।
अब देखिए यहाँ पे कोई एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा है, याद रखना, क्योंकि आपको पता है कि आपका खुद का एक बिजनेस और प्रोफेशन है। सामने वाली कंपनी, क्योंकि आप उसके ऑथोराइज डीलर हो, वो आपको क्या कर रही है, बेनिफिट दे रही है, पर्क्स दे रही है। मान के चलिए कि किस फॉर्म में बेनिफिट दे सकती है, क्या पता मैं बोल सकता हूँ कि आपको टूर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है आपके लिए, उसके साथ आपकी वाइफ को भी प्रोवाइड कर रही है, उसके साथ 2 बच्चों के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो वो आपको कोई ना कोई बेनिफिट या पर्क्स दे रही है, जो कि क्या हो सकता है, मनी में भी कन्वर्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन शैल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड। जैसे देखिए एग्जाम्पल के फॉर्म में मानिए कि आप एक ऑथोराइज डीलर हो स्टड नाम से हेलमेट कंपनी के, आपने सुने होंगे हेलमेट कंपनी का नाम क्या है, स्टड। तो स्टड नाम से हेलमेट कंपनी के आप ऑथोराइज डीलर हो। आप जो भी टारगेट पूरा करते हो सेल का, तो कंपनी क्या करती है, कमीशन के अलावा आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट के फॉर्म में देती है। जैसे आपको कार दे दिया, वॉशिंग मशीन दे दी, एसी दे दी, इस तरीके से कुछ ना कुछ मोबाइल दे दिए। तो बोल रहा है उस केस में उसकी जो मार्केट वैल्यू है, उस कार की जो मार्केट वैल्यू है वो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। जो कार की मार्केट वैल्यू, वॉशिंग मशीन की मार्केट वैल्यू, जनरली ये बोल रहा है। तो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और पर्क्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन शैल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड इफ एन ऑथराइज डीलर ऑफ ए कंपनी रिसीव ए कार ओवर एंड अबव हिज कमीशन फ्रॉम द कंपनी ऑन अचीविंग सेल्स टारगेट। तो आपको मैंने क्या बताया, जैसे स्टेट कंपनी का मैं ऑथराइज डीलर हूँ और कमीशन के अलावा मेरे को कार मिल रही है क्योंकि मैंने सेल टारगेट अचीव कर लिया, देन मार्केट वैल्यू ऑफ सच कार शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ये बोल दिया इसमें। अब देखिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। रेमुनरेशन टू पार्टनर सेक्शन 28(5). देखिए इसमें बोल रहा है एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर टू द एक्सटेंट अलाउड इन द हैंड्स ऑफ फर्म। तो सीधी बात है, ये आपने अंडर सेक्शन 40B वाले पार्ट में देखा था। मेरे हिसाब से मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी वाला पार्ट जब आपको बताया था उसमें आपको बताया था, ठीक है, या बीच में कुछ ना कुछ केस आ ही गए थे, या इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं, उससे पहले ही मैंने जब भी इनकम वाला पार्ट बताया था उसमें आपको बता दिया था कि अगर कोई फर्म है वो क्या कर रही है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है क्योंकि कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनेशन जो भी मिल रहा है। तो अगर बिजनेस को जो भी एक्सपेंसेस के फॉर्म में जितना अलाउ हुआ है, बिजनेस मतलब फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को एक्सपेंसेस के फॉर्म में जितना अलाउ हुआ है, उतना ही पार्टनर्स के लिए इनकम बिजनेस इनकम के फॉर्म में टैक्सेबल होगा। वापस सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। जैसे एक फर्म, मान के चलिए कोई भी ABC फर्म है, उसके 2 पार्टनर है एक्स और वाई, उसको क्या करती है, सैलरी देती है 20,000 रुपीज़ के हिसाब से ईयरली। मान लीजिए कि इसको भी 20,000 मिली और इसको भी 20,000 मिली। तो देखिए अगर ABC फर्म को इस जो एक्सपेंडिचर, ये जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है इसकी डिडक्शन मिल जाती है, तो एक्स और वाई के लिए क्या है, बिजनेस इनकम का पार्ट बन जाएगी। बस ये सोचना है। तो बोल रहा है टू द एक्सटेंट अलाउड इन द हैंड्स ऑफ फर्म का मतलब क्या है, फर्म के लिए अगर ये डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ है तो उतना ही डिडक्शन एक्स और वाई मतलब पार्टनर के लिए इनकम का पार्ट बन जाता है। तो सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन तो आएगा। इंटरेस्ट का पार्ट आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने हद तक अलाउ होता है, 12% तक अलाउड होता है। तो अगर इससे ज़्यादा ABC फर्म ने दे दिया एक्स और वाई को, तो उतना हम क्या बोलेंगे, अलाउड नहीं होगा। और जितना अलाउड हुआ है उतना ही बिजनेस इनकम का पार्ट बनेगा, उससे ऊपर बिजनेस इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। किन के लिए, एक्स और वाई पार्टनर के लिए। तो यहाँ पे देखिए वापस पढ़ के देखिए, यही बोल रहा है एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेमुनेशन रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म शैल बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर टू द एक्सटेंट अलाउड इन द हैंड ऑफ फर्म। तो जितना फर्म ने डिडक्शन के फॉर्म में लिया है, जितना लेस किया है खर्चों के फॉर्म में, उतना ही पार्टनर्स के लिए इनकम का पार्ट बनेगा, वो इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन। सिंपल सा पार्ट। फिर देखिए 7 में क्या बोल रखा है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सर्टेन एग्रीमेंट सेक्शन 28 5th है, एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और इन काइंड अंडर एन एग्रीमेंट फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन। देखिए इसको भी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू कवर कर लिया है, क्योंकि इसमें क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू ही सारे पार्ट आप समझोगे, नहीं तो आपको समझ में आएगा भी नहीं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश ऑन काइंड अंडर एन एग्रीमेंट फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन। तो इसका एग्जाम्पल समझिए। देखिए जैसे मैं चिराग एक क्वालिटी चेकर हूँ LMB स्वीट्स का, हमारे यहाँ पे फेमस है लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। तो वो क्या करती है, मान के चलिए एक मिठाई जो ₹500 पर केजी देती है, ठीक है, उसका मैं क्वालिटी चेकर हूँ, यानी मैं सर्टिफाई करता हूँ, मैं चेक करता हूँ, उसके बाद ही क्या है, आगे वो बिकने के लिए जाती है। अब मेरी एक तरीके से इनसे थोड़ी बोल सकते हैं कि अनबन हो गई, और मैंने क्या कर दिया, अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर दिया, चिराग स्वीट्स से छोड़ दिया मैंने। और मुझे पता है कि किस तरीके से मिठाइयाँ बनती है और चेक भी मैं करता हूँ, क्वालिटी कंट्रोलर एक तरीके से मैं ही हूँ। तो मैंने 300 रुपये पर केजी के हिसाब से वो बेचना चालू कर दी, और वो
बहुत बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बिकने लग गई, लोगों को पसंद आई और लोगों को पता था कि मैं क्वालिटी चेकर था, तो मैं ही जनरली बनाता था। और आपको पता चल जाता है कि कोई अगर पर्टिकुलर हलवाई ये मान के चलिए दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है और लोगों को उसका पता रहता है, तो वो जनरली उसी शॉप पे जाने की करते हैं। देखिए वैसे तो शॉप का नाम होता है, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक तरीके से लोगों को पता था। ठीक है, तो अब लोग बहुत ज़्यादा क्या करने लगे, खरीदने लग गए, इसका मार्केट कम हो गया। अब देखिए ये 500 रुपये में क्यों बेचता था, या 300 में क्यों नहीं बेच सकता था, क्योंकि इसका स्टाफ ज़्यादा था, इसके बहुत खर्चे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे बोल सकते हैं, इसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी थी, मेरी तो छोटी मोटी दुकान, तो इसलिए मैंने 300 रुपये पर केजी में बेचना चालू कर दिया। अब इसको थोड़ा सा वो होने लग गया, डर लगने लग गया, तो इसने बोला कि हम आपको क्या करेंगे, इतना अमाउंट दे देंगे, आपको ये बिजनेस नहीं करना, नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन। तो बोल रहा है कि जो ये बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हो, इसकी जो एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब जो आप पर्टिकुलर स्वीट्स बना रहे हो, आपको ये नहीं बनाना, आप चाहे नमकीन बना लो, आप दूसरी स्वीट्स बना लो, लेकिन जो स्वीट्स 500 रुपये पर केजी की हम बेच रहे हैं वो आपको नहीं बनानी, तो हम आपको इतने पैसे दे देते हैं। तो इस LMB स्वीट्स ने हमको क्या कर दिया, यानी मुझको क्या कर दिया, 10 लाख रुपीज़ दे दिए, 20 लाख रुपीज़ दे दिए कि पर्टिकुलर जो ये मावे की मिठाई है ये आपको नहीं बनानी, आप कोई और मिठाई बना लीजिए, आप नमकीन बना लीजिए, लेकिन आपको ये एक्टिविटी नहीं करनी, तो ये आपको शेयर नहीं करनी, आपको आगे बेचने का काम इसको नहीं करना। तो एक तरीके से हमें क्या मिली है, नॉन कम्पीट फ़ी मिली है। क्या मिली है, नॉन कम्पीट, मतलब कंपटीशन एक तरीके से LMB स्वीट्स ख़त्म कर रहा है, किसमें, इस पर्टिकुलर मिठाई में, जिसमें LMB का नाम था, लेकिन अब मेरा नाम होने लग गया था। लेकिन मुझे लगा कि यार अगर 20 लाख मिल जाते तो अच्छी बात है, एक तरीके से मैं इसको बैंक में डाल दूंगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा, क्योंकि मैं कब तक ये बेचता रहूँगा, और वैसे ही मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो अगर मुझे मिल गया तो ये मेरी बिज़नेस और प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम ही होगा, क्योंकि मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। इसके अलावा जो भी एक्टिविटी क्या है, अगर मैं शेयर नहीं कर रहा और नॉन कम्पीट फ़ी के फॉर्म में मुझे 20 लाख मिल रहे हैं, तो मेरा फ़ायदा ही होगा, तो मेरी बिजनेस इनकम में चले आएगा। वैसे ही क्या बोल दिया, और नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर और इंफॉर्मेशन और टेक्निक लाइकली टू असिस्ट इन द मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और प्रोविजन फॉर सर्विसेज। देखिए इसमें एग्जांपल्स हो सकते हैं कि जैसे आपने IBM सुना होगा, तो IBM कंपनी में कोई सॉफ्टवेयर सर्विस थी मान के चलिए, उससे रिलेटेड है ना ट्रेनिंग थी। तो वो जब उन्होंने ट्रेनिंग ली तो उन्होंने जनरली क्या बोला कि इसके जो चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे $10,000 लगेंगे। तो ये मैं सीख के आ गया। अब जब एग्रीमेंट हुआ था उसमें कुछ ये नहीं बोला था कि इसका यूज़ करना है नहीं करना, या ऐसे कोई हमें बाउंड नहीं कर रखा था कि इसका आप यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने सॉफ्टवेयर सर्विस ली एक तरीके से $10,000 की, और इस कंपनी ने IBM ने हमें एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को क्या कर दिया हमने, मार्केट में बेचना चालू कर दिया, कितने में, सस्ते में, लोगों को सिखाना भी सस्ते में चालू कर दिया। तो एक तरीके से IBM को लग गया खतरा कि जो भी हमने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा है, दूसरे पर्सन जो हमसे सीख के गए हैं वो क्या कर रहे हैं, सस्ते में बेच रहे हैं। तो उस केस में IBM ने क्या कर दिया, सामने वाले जो भी पर्सन है उसको क्या दे दिया, कंपनसेशन दे दिया, एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल, यानी नॉन कम्पीट फ़ी दे दी कि आपको जनरली ये कहीं पे भी बेचना नहीं है, आप क्या कर रहे हो, इसको सस्ते में बेच रहे हो, इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, आपको एक अमाउंट देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल दिया कि जो भी उन पर्सन के पास नो हाउ थी, उनको यानी उनको शेयर नहीं करने के लिए सामने वाले को क्या दे दी, नॉन कम्पीट फ़ी दे दी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और इन काइंड अंडर एन एग्रीमेंट फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ। IBM ने क्या बोला कि आपको इसको शेयर नहीं करना, पेटेंट जो राइट है वो आपको शेयर नहीं करना, कॉपीराइट जो भी है वो आपको शेयर किसी और को नहीं करना, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। तो हम आपको नॉन कम्पीट फ़ी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो किससे रिलेटेड हो गई, बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड हो गई। अब एक्सेप्शन में क्या बोल रहा है कि ये इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में नहीं आएगी, PGBP में नहीं आएगी, किस में आएगी, कैपिटल गेन में आएगी। तो ये दो एक्सेप्शन दे रखे हैं। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, द अफोर्सेड प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और इन काइंड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द राइट टू मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूस और प्रोसेस any article or thing or right to carry on any business or profession which is chargeable under the head capital gain। यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ द राइट, ये बोल रहा है। देखिए एक्सेप्शन में और ऊपर वाले पार्ट पे क्या फ़र्क है, यहाँ पे जनरली बोल रहा है कि कोई भी आर्टिकल या गुड्स की बात कर रहा है जिसका आपको बनाने का राइट है, वो आपने ट्रांसफ़र कर दिया, क्या बोल दिया, आपने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे को। उसके बदले में जो भी आपको कैश के फॉर्म में या काइंड के फॉर्म में जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, प्राप्त हुआ है या प्राप्य है, यानी प्राप्त होगा, मिलेगा, तो वो जो भी अमाउंट है वो आपका कैपिटल गेन में चार्जेबल होगा, कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। जबकि ऊपर देखिए कहीं भी ट्रांसफ़र की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे नॉलेज शेयरिंग की बात कर रहा है, पेटेंट के शेयर की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको जो एग्जांपल बताया अभी बिजनेस एक्टिविटी का, स्वीट्स का, उसमें मैं क्या कर रहा था, खुद का बिजनेस कर रहा था। सामने वाली कंपनी ने क्या बोला, LMB ने, कि जो भी ये स्वीट्स आप बना रहे हो इसको आपको बंद करना है,
इसको आपको क्या करना है, बंद करना है। बाकी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, तो नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन, तो ये एक्टिविटी आपको नहीं करनी, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर नहीं करनी, 2 किलोमीटर के अंदर, 4 किलोमीटर के अंदर नहीं करनी, इस तरीके से बोल रखा है। जबकि एक्सेप्शन में क्या बोल दिया कि राइट ऑफ मैन्युफैक्चर जो भी है वो ट्रांसफ़र कर रहे हो आप, किसी भी गुड्स को बनाने का, किसी भी पर्टिकुलर गुड्स को प्रोसेस करने का जो भी राइट है, अगर वही ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आप उसको बना ही नहीं पाओगे। अब वो सामने वाले के पास चले आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कैपिटल गेन का पार्ट हो गया, क्योंकि आपको जो भी इनकम मिलेगी वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी। वैसे ही बोल रहा है, एनी सम रिसीव्ड एज ए कंपनसेशन फ्रॉम द मल्टीलेटरल फंड ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेज दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर अंडर द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम in accordance with the term of agreement, whether or not in writing, whether or not intended to be enforceable by legal proceeding entered into with the government of India। देखिए इसमें जनरली ये बोल रहा है कि मान के चलिए कोई बिजनेस है जो कि इंडस्ट्रियल बिजनेस हो गया, अब वो बहुत सारे क्या कर रहा है, वेस्ट निकाल रहा है, ये बोल सकते हैं पॉलिटिकल वेस्ट निकाल रहा है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, ओजोन लेयर को नुकसान हो रहा है। आपको पता है कि ओजोन लेयर एक तरीके से क्या करती है, सूरज की जो भी हानिकारक किरणें हैं उसको डायरेक्टली धरती पे आने से रोकती है, यानी एक तरीके से आपको बचाती है, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर ये होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको पता है कि ओजोन लेयर पतली होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट होता जा रहा है, लोगों को इतना दिमाग नहीं है, लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हानिकारक, यानी जो हम बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रही है वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जिससे ओजोन लेयर पर नुकसान हो रहा है। तो इसी से रिलेटेड जो बिज़नेस हम बोल सकते हैं कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इन बिज़नेस को बोल दिया गया कि आप अपना बिज़नेस बंद कर लीजिए। तो वो क्या बोलेंगे, हम क्यों बंद करें, तो सामने वाले क्या बोलेंगे कि हम आपको इतना सम, इतना कंपनसेशन प्रोवाइड कर देंगे, जो कि मल्टीलेटरल फंड में से दिया जा रहा है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग है। ये कहाँ पे हुआ था, कनाडा में हुआ था, ठीक है, किसके अंडर में, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो भी एक तरीके से पर्टिकुलर बिजनेस है, तो यानी कहने का मतलब इंडिया में जो भी बिजनेस है जो कि ये ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहा है, इनको अगर कंपनसेशन मिलता है तो इनके बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बोल दिया 8th पॉइंट में, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी सेक्शन 28(6), एनी सम रिसीव्ड अंडर ए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। आपको मैंने बताया था शायद जब मैंने आपको इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बताया था, तो देखिए क्या बोल रहा है, एनी सम रिसीव्ड अंडर ए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस ऑन सच पॉलिसी। देखिए इसमें जनरली आपको ये भी पता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, की एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका इंश्योरेंस करवा देता है। ठीक है, तो जैसे इंश्योरेंस की क्या होती है, मैच्योरिटी होती है, उस पर जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट मिलता है प्लस साथ में जो बोनस मिलता है, तो वो बोल रहा है एनी सम रिसीव्ड, जो भी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी ने रिसीव करा है किसके भी आप पे, जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस कराया गया किस नाम से, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी नाम से, उसके साथ जो भी बोनस मिल रहा है, ये बोल रहा है एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन बाय ए पर्सन ऑन द लाइफ ऑफ अनदर पर्सन हु इज़ और वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्स्ट मैंशन पर्सन। इसका मतलब क्या है, वो कंपनी का क्या है, एम्प्लॉय है, जिसकी लाइफ पे ये इंश्योरेंस करा रखा है, और इन एनी मैनर वॉट्स एवर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द फर्स्ट मैंशन person and include such policy which has been assigned to a person at any time during the term of the policy with or without any consideration। इसका मतलब इसमें वो भी पॉलिसी आ गई जो कि उस पर्सन को मतलब उस एम्प्लॉय को असाइन की गई है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टर्म ऑफ पॉलिसी विद और विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब चाहे कंसिडरेशन लिया है चाहे नहीं लिया है, चाहे अमाउंट लिया है चाहे नहीं लिया हो, वो भी इसमें जनरली इंक्लूड हो जाएगी। अब देखिए नॉर्मली ऐसे मान के चलिए कि जब मैंने आपको बताया था इनकम फ्रॉम सैलरी वाले पार्ट में, तो आपको जो भी मैच्योरिटी पे पैसा यानी कंपनी को जो भी मैच्योरिटी पे पैसा मिल जाता है उसमें से जो हिस्सा एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया गया है तो एम्प्लॉय की सैलरी वाले पार्ट में आएगा। आपको पता है कि शायद ये किस में आएगा, प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी वाले पार्ट में आ जाता है, किसमें, प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी वाले पार्ट में आ जाता है। जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है ये प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी वाले पार्ट में ही आएगा, जो भी एम्प्लॉय को इसका हिस्सा मिलता है, किसका, पॉलिसी का प्लस बोनस का जो भी हिस्सा मिलता है। लेकिन आपको पता है कि मैच्योरिटी पर जो मिला तो वो सबसे पहले किसको मिला, बिजनेस को मिला, तो वो बिजनेस के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। उसमें से वो किसको प्रोवाइड करेगा, एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेगा, तो एम्प्लॉय को जितना मिला वो एम्प्लॉय के लिए उसकी सैलरी वाले पार्ट में टैक्सेबल होगा, ये याद रख लेना। ठीक है, इस तरीके से बोल रखा है। अब इसका डिटेल पार्ट इतना देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सिंपल सा पार्ट दे रखा है, इतना ही प्रोविजन आपको देखने की जरूरत है। फिर देखिए उसी तरीके से दे रखा है 9th में, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट्स सेक्शन 28(6) से, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑन विच इट इज़ कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज ए कैपिटल एसेट। अब देखिए स्टॉक का मतलब क्या हो गया कि आपने पर्टिकुलर किसी भी गुड्स को बेचने के लिए रख रखा था, लेकिन अब उसको आपने क्या कर दिया, कैपिटल एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया। जैसे मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ,
हाउस प्रॉपर्टी आपने उसको क्या कर रखा था, बेचने के लिए रख रखा है, क्योंकि आपका काम ही क्या है उसको बेचने का। लेकिन अगर आपने उसको कैपिटल एसेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो ये बोल रहा है कि जिस साल कन्वर्ट किया या जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या चल रही थी, वही जनरली क्या कहलाएगी, बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम का पार्ट बन जाएगी। जैसे देख लीजिए कि मैंने नीचे कवर कर रखा है स्टॉक इन ट्रेड, आपको पता है। अब अगर वो कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो गया, ये बोल रहा है, तो जब वो कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हुआ उसके बाद अगर बेचोगे तो जो भी पार्ट आएगा वो कैपिटल गेन में आएगा, लेकिन उससे पहले वो किस में आएगा, पीजीबीपी में आएगा। तो बोल रहा है कि जब भी इसको कैपिटल एसेट में इस डेट पे कन्वर्ट किया है तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आ जाएगी, जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है। क्योंकि स्टॉक को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया। आप बोलोगे सर इसका उल्टा भी तो हो सकता है। हाँ, इसका उल्टा भी हो सकता है। जब कैपिटल गेन का पार्ट आएगा उसमें देखेंगे, फिर भी आपको हल्का सा बता देता हूँ। जैसे कोई कैपिटल एसेट है, अब वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, और उसको जनरली सेल कर दिया। अब देखिए स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या हो गया, जैसे हाउस प्रॉपर्टी है कोई, उसको आपने स्टॉक मान लिया कि अब इसको हम क्या करेंगे, बेचने के फॉर्म में रख देंगे। यानी कहने का मतलब आपके पास 10-12 प्रॉपर्टी है जो आप बेचने का काम करते हो, और एक आपकी खुद की कैपिटल एसेट के फॉर्म में, मान के चलिए खुद की रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, उसको आपने अब स्टॉक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि इसको जैसे और प्रॉपर्टीज़ बेचते हैं इसको भी बेचेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसको बेचा तो ये तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा पीजीबीपी, क्योंकि आपने इसको स्टॉक इन ट्रेड मान लिया। तो जैसे नॉर्मल गुड्स बिकते हैं वैसे ही स्टॉक बिकेगा, तो वैसे ही आपने इसको पीजीबीपी के फॉर्म में मान लिया। लेकिन तब तक जब तक कि वो स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं था तो वो किस में जाएगा, कैपिटल गेन में जाता। किस में जाता, कैपिटल गेन में। अब क्या इसकी वैल्यू रहेगी, क्या सेल कंसिडरेशन का पार्ट रहेगा, क्या कॉस्ट रहेगी, वो तो आपको कब पता चलेगा, जब मैं कैपिटल गेन का टॉपिक बताऊंगा। तो अभी इसमें ये कवर है, यानी इसका उल्टा पार्ट कवर है कि स्टॉक को अगर कैपिटल एसेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो जिस दिन कन्वर्ट किया उस वक्त की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन की क्या होगी, इनकम मानी जाएगी। फिर देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया, 10th, रिकवरी अगेंस्ट सर्टेन कैपिटल एसेट्स कवर्ड अंडर सेक्शन 35 AD। अब ये भी आपका क्या होगा, बाद में डिस्कस होगा, फिर भी पढ़ के देख लीजिए क्या बोल रहा है। एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड ऑन अकाउंट ऑफ एनी कैपिटल एसेट्स अदर देन लैंड और गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट being demolished, destroyed, discarded, or transferred if the whole of the expenditure on such capital asset has been allowed as deduction under section 35 AD। देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो वैसे इसका पार्ट बाद में आएगा, फिर भी आपको थोड़ा सा पता ही होगा इसका कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD कब मिलती है। अगर आपका स्पेसिफाइड बिजनेस है, जैसे 2-3 एग्जांपल बता देता हूँ। कोल्ड चेन फैसिलिटी आपने पढ़ी होगी कि उससे रिलेटेड बिजनेस है, या वेयर हाउस फैसिलिटी से रिलेटेड बिजनेस है। कोई भी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको सेटअप करने का, यानी उसको कहीं ना कहीं रखने का पार्ट है, तो उसके लिए आपने गोडाउन बनवा रखे हैं। और जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कोई किसान अगर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उसको कहीं पे उसको सेव रखना है, तो आप उसका बिजनेस करते हो, क्योंकि आपके पास उनसे रिलेटेड गोडाउन है उनको सेव रखने के लिए। वैसे ही वही नेचुरल गैस की पाइपलाइन बिछाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं। होटल से रिलेटेड पार्ट आ गया, तो वो सारे स्पेसिफाइड बिजनेस में आ जाते हैं। बी कीपिंग हो गया, और भी इसमें बहुत सारे बिजनेस आते हैं। अब मेरे को जो 3-4 याद आ रहे हैं, 5-6 याद आ रहे हैं जनरली, मैं ही आपको वो बता रहा हूँ। अब क्या होगा, जब इसका पर्टिकुलर पार्ट आएगा तो सारे बिजनेस को उस वक्त देख लेंगे। तो बोल रहा है कि उस केस में अगर डिडक्शन मिली हुई है इस कैपिटल एसेट की, ठीक है, जो भी इस पर एक्सपेंडिचर किए हुए हैं, जैसे जनरल डिडक्शन बोलते थे, वेटेड डिडक्शन बोलते थे, तो जो भी ये डिडक्शन मिली हुई है, तो अगर ये कैपिटल एसेट क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिमोलिश हो जाती है, डिस्कार्ड हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, तो उस पर जो भी अमाउंट मिल रहा है तो आपका किस में चला जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम का पार्ट बन जाएगा। अब डिटेल में तो क्या करेंगे, इसका पार्ट आगे देखेंगे। अब देखिए जनरल पॉइंट्स में आपको दे रखा है चार्जेबिलिटी, तो इसमें क्या बोल दिया, एज पर सेक्शन 145 सब सेक्शन 1 इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेल सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 145 सेक्शन 2 इज टू बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। यानी इसमें आपको बताया कि 2 बेसिस होते हैं, या तो केस बेसिस पे होता है या मर्केंटाइल बेसिस पे, जिसको आप अक्रूवल बेसिस बोलते हो। जनरली देखिए क्या आप गुड्स खरीद के बेचते हो तो ये ड्यू बेसिस पे ही होती है, क्योंकि आपने 11th-12th में जनरली यही अकाउंटिंग पढ़ी। लेकिन अगर किसी का प्रोफेशन होता है तो नॉर्मली, जैसे मैंने डॉक्टर की बात करी, तो वो कैश बेसिस पे रखना प्रेफर करता है, क्योंकि उसको नॉर्मली क्या मिलता है, कैश ही मिलता है। अक्रूवल बेसिस पे जनरली वो प्रेफर करता है, क्योंकि आपको पता है कि उसमें उधार का केस बहुत ज़्यादा होता है। कस्टमर को बेचा, उधार हुआ, खरीदा सप्लायर से, उधार हुआ। तो ट्रेडिंग के केस में, मैन्युफैक्चरिंग के केस में मर्केंटाइल बेसिस होता है, जबकि प्रोफेशन के बेसिस पे आप बोलते हो तो कैश बेसिस चलता है। तो जिस बेसिस पे आप अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो, तो आपने जो भी एक्सपेंसेस अलाउ कर रखे हैं, ज़रूरी नहीं है वो टैक्स में अलाउ हो रखे हों, तो जो भी एडजस्टमेंट का पार्ट है वो तो आप आगे देखोगे, ठीक है। However, there are certain expenditure specified under section 43B which shall be deductible only on cash basis
लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो सिर्फ कैश बेसिस पे ही डिडक्टेबल होते हैं, जो कि 43B में दे रखा है। इसलिए देखिए डिटेल पार्ट अभी नहीं आएगा, आगे कवर करोगे जब 43B का पार्ट आएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है एज पर सेक्शन 145 सेक्शन 3 where the assessing officer is not satisfied about the correctness or completeness of the account of the assessee or has not been regularly followed by the assessee or income has not been computed in accordance with the notified standards। उसको लग रहा है कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गए, उसके हिसाब से अकाउंट्स को फॉलो नहीं किया गया, अकाउंट्स पूरे के पूरे कंप्लीट नहीं है, असेसी रेगुलरली क्या कर रहा है, उनको फॉलो नहीं कर रहा, तो असेसिंग ऑफिसर में मेक एन असेसमेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 144 दैट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो इस हिसाब से वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है और उसके बेसिस पे क्या कर सकता है, इनकम कैलकुलेट कर सकता है। Negative income, income includes negative income, that is loss. Notional profit, a person cannot do business with himself, hence notional profit is not taxable. Example, if proprietor withdraw goods costing rupees 10,000 for personal use at an agreed value of rupees 12,000, then profit of rupees 2,000 shall not be taxable। तो इसका मतलब क्या है, खुद के बिजनेस से क्या निकाल रहा है, गुड्स निकाल रहा है 10,000 की कॉस्ट का और बता रहा है कि 12,000 में मैं निकाल रहा हूँ, तो 2,000 बिजनेस के लिए प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि पर्सन खुद के साथ ही बिजनेस नहीं कर सकता। फिर आपको बोल दिया एंटिसिपेटेड प्रॉफिट और लॉस, एंटिसिपेटेड और पोटेंशियल प्रॉफिट और लॉस विच मे और मे नॉट अराइज इन द फ्यूचर आर नॉट कंसिडर्ड फॉर डराइविंग टैक्सेबल इनकम। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, एक तरीके से ड्यू बेसिस पे हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, आपने एंटिसिपेट किया, आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, आपको पता है कि अगर आप गुड्स क्या करोगे, बेचोगे, उसके बाद आपको पता है कि आपने 2 महीने की उधार दी, तो वो जनरली क्या हो जाएगा, आपके इनकम वाले पार्ट में आएगा, वो सेल वाले पार्ट में आएगा, उसके थ्रू प्रॉफिट निकलेगा। लेकिन अभी आपने बेचा ही नहीं और आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि मैं तो उसको इतनी यूनिट बेच सकता हूँ, ठीक है, अभी तक अप्रूव ही नहीं हुआ, तो वो टैक्सेबल इनकम में आएगा ही नहीं। लीगलिटी ऑफ बिजनेस, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन लीगल और इलीगल बिजनेस फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, इवन इनकम ऑफ इलीगल बिजनेस शैल बी टैक्सेबल। मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था एक स्मगलर है, वो स्मगलिंग कर रहा है, मैंने आपको ये भी एग्जांपल बताया था कि आप क्या कर रहे हो, बांग्लादेश नेपाल से अफीम, स्मैक, गांजा लेके क्या कर रहे हैं, इंडिया में बेच रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इलीगल बिजनेस का पार्ट हो जाएगा और वो भी टैक्सेबल रहेगा। हाँ, उस पर टैक्स की रेट क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी नॉर्मल पार्ट। compilation of income of all business or profession, if an assessee carries on several business or profession then income from all business or profession shall be merged together। एक साथ टोटल इनकम एक तरीके से उनकी निकाल ली जाएगी। जब भी आप असेसमेंट देखोगे उसमें आपको पता चल जाएगा, जैसे मेरा क्लोथ्स का बिजनेस भी है, कॉटन का भी है, स्टील का भी है, उन तीनों की इनकम जो भी आएगी वो एक साथ मर्ज कर दी जाएगी। सातवां, business or profession must be carried on during the previous year, income is chargeable under the head profit and gains of business or profession only if the business is carried on by the assessee during the previous year, it is not necessary that the business should continue throughout the year or till the end of previous year। क्योंकि बीच में ही क्लोज हो गया, 6 महीने चलाया फिर क्लोज हो गया, या मान के चलिए कि काफ़ी सालों से चल रहा था लेकिन पिछले साल क्या हुआ, 8 महीने चलने के बाद क्लोज हो गया, आगे 4 महीने और नहीं चल पाया, तो आपको पता है कि 8 महीने की जो इनकम होगी उसके हिसाब से वो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन दे रखा है और ये एक्सेप्शन तो चलो ऐसे ही देख लेंगे, लेकिन इसके बाद बोल रहा है इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ये भी पार्ट आ रहा है। फिर इसके बाद जो आ रहा है वो पार्ट आ रहा है एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन का आ रहा है, जनरल नोट्स। फिर उसके बाद आएगा स्पेसिफिक डिडक्शन। याद रखना मैंने सेक्शन 28 आपको चार्जिंग सेक्शन बता दिया। फिर आता है सेक्शन 29 जो कि क्या बताता है कि किस तरीके से डिडक्शन मिलती है, जो कि सेक्शन 30 से लेके 43 DB के अकॉर्डिंग होती है, ये बोल दिया। सेक्शन में क्या बोल दिया, जो डिडक्शन मिलती है वो क्या होती है, सेक्शन 30 से लेके 43 DB के अकॉर्डिंग होती है। फिर हम क्या करेंगे, सेक्शन 30 का पार्ट देखेंगे, 31 देखेंगे, 32 देखेंगे, इस तरीके से कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अभी जो पार्ट बचा हुआ है वो अगली वीडियो में कवर कर लूँगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।